नमस्कार मेरे सारे प्यारे और आदरणीय एटोमियंस को। आज हम एक और Q&A सेशन करने वाले हैं ड्रीमी प्रेसिडेंट पार्क के साथ। आपने एक बार कहा था, अलग स्ट्रोक्स अलग लोगों के लिए, सेंटर तक जाने के लिए या सेल्स स्टाइल। आपने कहा था कि हर एक स्टाइल को सम्मान देना चाहिए। जब बिजनेस को बढ़ाने की बात आए तब ऐसा करना कुछ अनदेखे मुश्किलों को पैदा कर देता है। जब टीम वर्क बनाने की कोशिश करते हैं तब फील्ड में अलग अलग स्टाइल्स के बावजूद हम सबको एक साथ होना होगा, सेंटर में, और एक ही लक्ष्य की तरफ काम करना है जुनून के साथ। इस मुश्किल को मैं कैसे हल कर सकता हूं? ये था पहला सवाल। मुझे पूरी तरह से पता है कि आप किन परिस्थितियों से गुजरते हैं जब आप अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं और एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसके बारे में ढंग से सोचें, हमारी कोई भी ऐसे इवेंट्स नहीं हैं जो बहुत आसान हो। सिर्फ तभी जब दो अलग तरह के फोर्सेस एक साथ काम करते हैं, एक तरह की एडेड वैल्यू पैदा हो सकती है। इससे मेरा मतलब कुछ इस तरह का है। एटमी में हमेशा एब्सोल्यूट क्वालिटी को माना जाता है और एब्सोल्यूट प्राइस को। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स क्वालिटी गुड्स बेचते हैं पर ऊंचे दामों पर, और कम क्वालिटी की चीजें कम दामों पर। ऐसा ही होता है। आप सोचेंगे कि इस तरह की स्ट्रैटेजी दरअसल आसान होगी, लेकिन उन लोगों का काम दरअसल काफी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के काम काफी सारे लोग कर रहे हैं, तो उस जगह पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पर उसी वक्त हमने चुना कि हम एक अनजानी जगह की तरफ बढ़ेंगे। ये बिल्कुल आसान रास्ता नहीं है और इसमें कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद एक बार चुनने के बाद ये रास्ता सफलता की ओर ले जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के दो रास्ते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना ऑर्डरली फैशन में, एक सैनिकों के ग्रुप की तरह। मजबूत को रखना और कमजोर को हटा देना मुश्किल नहीं है। ये दरअसल काफी आसान है और काफी लोग ये तरीका जरूर चुनते हैं। एक और लीड करने का तरीका है लाजे फेयर। ये ज्यादातर कोई ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं और वो अपने मेंबर्स को जो चाहे वो करने देते हैं, और ये तरीका भी काफी लोग अपनाते हैं और ये भी काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरी नजर से ये दोनों तरीके ही एक तरह की मुश्किल पैदा करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? लोग हर तरह के ही होते हैं। वो जैसे हैं उसकी आपको इज्जत करनी चाहिए, तब भी जब आप ग्रुप के कॉमन ग्राउंड को देख रहे हों, और उसे एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर्ड बॉडी में मिला दे। इस फाइन ट्यूनिंग प्रोसेस को सूझबूझ चाहिए होती है और ये आपको एक एडेड वैल्यू देगी। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं कि आसान रास्ता चुनते हैं और ज्यादा मुश्किल रास्ते पर जाने के लिए डरते हैं। मैं आपको बताता हूं आसान क्या है। एकदम स्पष्ट तरीके से अपने नियमों को बनाएं। अपने फॉलोअर्स को बताइए कि जो ध्यान दे रहा है वो रहेगा, जो ऐसा नहीं करेंगे वो नहीं रहेंगे। बहुत आसान है ये। अपने मन में जो है वो करिए वाला मेथड एक और बिना एफर्ट के तरीका है अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का। हमें एकजुट होना होगा और एक साथ जुड़ना होगा और अपने लक्ष्यों को, हर एक इंसान की यूनिकनेस को पहचान कर उसकी इज्जत करनी होगी हमें। ये वो तरीका है जो हमें फॉलो करना है। जब कंपाउंडिंग की बात आती है और हमारे मतभेदों को जोड़ने की बात आए, सबसे बढ़िया जोड़ने वाला तरीका है जिसे हम कहते हैं प्यार। दूसरे शब्दों में भाईचारा और प्यार। हर एक इंसान के अलग हालात के बारे में सोचकर और उन लोगों को कुछ राहत देकर कोशिश कीजिए उन्हें प्रोत्साहित करने की, उन्हें गाइड कीजिए
और सफलता की तरफ सही रास्ते पर उनको लीड कीजिए। यही सच्चे लीडर्स करते हैं। मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा एक ट्रू लीडर कैसा होता है। एक सच्चे लीडर को कुछ मुश्किल करने में मजा आना चाहिए। जहां तक मेरी सोच है, मैं अपने एम्प्लॉयज को कहता हूं कि वो कंपनी के रूल्स को फॉलो करें, पर मैं उन्हें रूल्स को ना मानने की सलाह भी देता हूं ताकि वो मेंबर्स के रिक्वेस्ट को पूरा कर सके। मैं ये दोनों ही बात कहता हूं। कंपनी के नियमों का पालन करना बहुत आसान नहीं है जब आप हर एक मेंबर की अलग अलग हालातों को समझने की कोशिश कर रहे हो। ये किसी भी तरह से कोई आसान काम नहीं है। मैं कह रहा हूं और ट्रेन कर रहा हूं हमारे एम्प्लॉयज को ज्यादा केयरिंग होने के लिए और हर एक मेंबर के हालातों की तरफ संवेदनशील होने के लिए, अब पहले से भी ज्यादा। मैं एम्प्लॉयज को कहता हूं कि वो प्यार दिखाएं मेंबर्स की तरफ। दोस्तों, प्लीज इस पर सोचिएगा, इस आइडिया पर कि जब दो अलग अलग चीजें एक साथ होती हैं, हम कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो और जिसकी ग्रेट वैल्यू हो। दूसरा सवाल, मैं सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट कैसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूं और उन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूं जो सिर्फ छोटे लेग्स के बारे में सोचते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सोचते रहते हैं छोटे और बड़े लेग्स के बारे में। मैं ये सोचता हूं, क्या आपके बिगर लेग में स्टार मास्टर्स और रॉयल मास्टर्स हैं? अगर ऐसा है तो सच में ये एक बहुत बड़ी लेग है। अगर आप इंपीरियल मास्टर बनने की राह पर हैं, जो रॉयल मास्टर और क्राउन मास्टर बनने के बाद आता है, आपके पास बहुत सारे रॉयल मास्टर्स होने चाहिए और स्टार मास्टर्स आपके दोनों लेग्स में। जिनके पास कोई भी मास्टरशिप होल्डर्स नहीं है, अपने बड़े लेग्स में भी उन लोगों को अपने बड़े या छोटे लेग्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उनकी बहुत कम सोच है एटमी बिजनेस की तरफ और उन्हें इस तरह से व्यवहार करना बंद करना चाहिए। मेरे लिए एक एक छोटा लेग है और दूसरा उससे भी छोटा लेग है। वो दोनों ही छोटे लेग्स हैं। आपको इस बारे में इस तरह से सोचना चाहिए। दोनों के बारे में सोचिए अपने छोटे लेग्स के रूप में और अपना स्पॉन्सरिंग का काम करते रहिए पूरे वक्त। एक बात है जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, आपको कोई आइडिया नहीं है कि कब आपका स्मॉलर लेग कब आपका बिगर लेग बन जाए। इस बिजनेस में आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आप किसके साथ और कब जैकपॉट हिट करें। निष्कर्ष ये है कि आपको अपने दोनों लेग्स के बारे में सोचना चाहिए। काफी सारे सफल रॉयल लीडर्स के बीच में ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जहां छोटे लेग बड़े लेग्स को पिछाड़ चुके हैं और इसीलिए कहानी पूरी बदल गई काफी बार। हाँ, मैं समझ सकता हूं ज्यादा ध्यान देना छोटे लेग की तरफ, क्योंकि कॉम्पनसेशन उस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। ये बिल्कुल सामान्य है। फिर भी आपको दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्लीज इस अहम बात को दिमाग में रखिएगा। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि क्यों आपको अपने बड़े लेग्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बाद में जब आपके दोनों लेग्स बड़े हो जाते हैं और आप एक सफल लीडर बन जाते हैं जिसको बहुत बढ़िया कंपनसेशन मिलता है, जब आप बहुत पैसा कमाते हैं, अगर आपके पार्टनर्स आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी सफलता असल में सिर्फ आधी ही सफलता है। इसीलिए बहुत सारा पैसा कमाने के साथ आपको एक पूरी तरह से सम्मानीय लीडर बनना चाहिए। जब आपके दोनों लेग्स छोटे होंगे, आपको अपने बड़े लेग को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपके दोनों छोटे लेग और सबसे छोटे लेग दोनों का ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? अगला सवाल,
मैं ये काफी बार सुनता हूं। मैं आपको एक लाइन बनाकर दूंगा। मैं आपके लिए एक लाइन का ख्याल रखूंगा। एक बाइनरी बिजनेस को करने का सही तरीका क्या है और किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। वाह, क्या बढ़िया सवाल है ये। मुझे लगता है इसके बारे में सही तरह से समझाने के लिए मुझे चॉक बोर्ड पर ड्रॉ करना पड़ेगा। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का बढ़िया तरीका। मेरा मानना है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो सबसे सटीक तरीका हो। मैं आपको बताता हूं जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात हुई है। ये कुछ ऐसा है। मैंने सुना है कि एक चीज है जिसे कहते हैं स्पॉन्सर लाइन। स्पॉन्सर लाइन को ओरिजिनल लाइन भी कहा जाता है, जिसका ख्याल पूरी तरह से स्पॉन्सर रखेगा। इसीलिए आपको सिर्फ ये करना है कि आप बी लाइन का ख्याल रखें और बाकियों का अपने आप ध्यान रखा जाएगा। ये इंसान यहां दूसरों को भी यही बात कहता है। आपको सिर्फ एक लाइन का ध्यान रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक है। इस केस में ये इंसान इस लाइन का ध्यान रखेगा इस तरह से, और ये इंसान यहाँ इस ओरिजिनल लाइन का ध्यान रखेगा इस तरह से। ये लाइन यहाँ एक और ओरिजिनल लाइन बन जाती है इस इंसान से, और ये इंसान यहाँ अपनी ओरिजिनल लाइन का ध्यान रखेगा और एक और जने को कहता है कि अपने सिर्फ ओरिजिनल लाइन का ध्यान रखे। पहली नजर में ये दरअसल बहुत बढ़िया आइडिया दिखता है। ये इंसान यहाँ इस तरह से आगे बढ़ता है और ये इंसान इस तरह से आगे बढ़ता है, और ये इंसान आगे बढ़ता जाता है, और ये इंसान सफल हो जाता है, ये इंसान सफल हो जाता है, ये इंसान सफल हो जाता है, ये भी सफल हो जाता है, और ये भी सफल हो जाता है, और ये इंसान निकल जाता है इस तरफ अपनी ओरिजिनल लाइन के साथ, और वो सिर्फ अपनी ओरिजिनल लाइन का ध्यान रखेगा। लोग सोचते हैं कि इस तरह से काम चलता है। लोग सोचते हैं कि ये दरअसल एक लाइन की मार्केटिंग है, जो कि बाइनरी मार्केटिंग करने से काफी आसान लगता है। ये एक बहुत ही लुभावना तरीका हो सकता है। ये इतना लुभावना लगता है कि काफी लोग इस जाल में फंस जाते हैं। इस वजह से मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा। क्या मुश्किलें आ सकती हैं इसको इस तरह से करके। कोरिया की नेटवर्क मार्केट हिस्ट्री में ये कुछ होने वाली मुश्किलें हैं जो इस तरह का काम पैदा कर सकता है। मान लीजिए कि पर्सन ए को कहा गया कि एक लाइन का ध्यान रखा जाएगा और उसे सिर्फ अपनी लाइन का ध्यान रखना है। पर्सन ए की लाइन बहुत आसानी से नीचे गई इस तरह, क्योंकि उसे सिर्फ एक लाइन के बारे में सोचना था। उसका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका विस्तार हो गया। चलिए एक और स्पॉन्सर के नजरिए से इसे देखते हैं। यहां इसके पास एक बी लाइन होनी चाहिए थी। यहां जरूर उसकी बी लाइन इस तरह बनी होगी। जब स्पॉन्सर की लाइन यहां पर अच्छा काम कर रही है, क्या वो ज्यादा लोग जोड़ेगा इस लाइन पर, या वो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वहां अपनी बी लाइन पर। यह बात साफ है कि बी लाइन पर ज्यादा लोगों को जोड़ने पर उसके लिए ज्यादा लाभ होगा। अगर ऐसा होता है, वो इंसान जो इस लाइन का यहां ध्यान रख रहा था, ये मानकर कि ये लाइन बड़ी है और अब स्पॉन्सर की लाइन को अचानक एक अनदेखे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, उस इंसान के लिए ये लाइन बन जाती है बिगर लेग और ओरिजिनल लाइन छोटी लाइन बन जाती है। उसे कहा गया था कि स्पॉन्सर्स लाइन ओरिजिनल लाइन है और बड़ी लेग है, और उसे दूसरे लाइन पर फोकस करना है। पर अब उसे इस तरह की मुश्किल हो रही है। आखिर में जो दूसरा स्पॉन्सर था और पर्सन ए लड़ने लग जाते हैं, जिससे ये पूरी चीज ध्वस्त हो जाएगी कुछ बहुत मुश्किल हालातों में। ठीक है, मैं इस लाइन के साथ जुड़ा रहूंगा। अगर तुमने अपनी बात नहीं रखी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो दुश्मन बन जाते हैं और हालात और बिगड़ जाते हैं, जिससे कि मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। दरअसल ये हालात हुए जब इस इंसान की लाइन अच्छी बन गई, इस इंसान की लाइन बड़ी हो गई, पर
उसे कहा गया था कि ओरिजिनल लाइन गारंटीड होगी। फिर भी इस तरह की मुश्किल से बचा नहीं जा सका। एक और मुश्किल जो हो सकती है इन हालातों में ये कि ओरिजिनल लाइन बड़ी हो जाती है पर आपकी लाइन नहीं, क्योंकि आपकी लाइन बड़ी नहीं होती, आप कोई पैसे नहीं बना रहे, जिससे और ज्यादा मुश्किलें पैदा होती हैं। एक और सबक, शुरू करने के लिए ये कोई अक्लमंद तरीका नहीं है। इस बढ़िया से संतुलित ग्रुप के बीच और ये यहां पर उल्टी हुई ग्रुप, अगर इन दोनों ग्रुप का सेल्स एक बराबर हो, क्या ग्रुप ए या ग्रुप बी ज्यादा कॉम्पनसेशन लाएंगे अपने मेंबर्स के लिए? ग्रुप ए के मेंबर्स या ग्रुप बी के मेंबर्स? साफ तौर पर ग्रुप बी के मेंबर्स। और मैं आपको बताता हूं क्यों। इस इंसान को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, इसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, इसको भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, पर उसी समय इस इंसान को कंपनसेशन मिलता है, इसको भी, और इसी तरह आगे भी। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको कंपनसेशन मिलता है। इस ग्रुप में कुल लोग जिनको कंपनसेशन मिलता है वो ज्यादा है, तो ये बढ़ सकते हैं एक साथ मिलकर और दूर तक एक दूसरे को संभाल सकते हैं। ठीक उसी वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि मेंबर्स को अपनी मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से बिजनेस करना बिल्कुल ही व्यर्थ है और सिर्फ एक लाइन पर निर्भर करना मेन लाइन के तौर पर बहुत ज्यादा फलदायक नहीं है। इसके बजाय जब एक स्पॉन्सर और एक पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलकर मेहनत करके एक संतुलित ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, काम बहुत ही आसानी से होता रहेगा। एक और ध्यान देने वाली चीज, इन हालातों में याद रखने के लिए कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनको महसूस होता है कि उन्हें भरना होगा इन खाली जगहों को और लाइनों को जोड़ना होगा ताकि ये एक कंप्लीट मैट्रिक्स की तरह दिखे। ये एक और बहुत सामान्य तरीका है इस सब को बिगाड़ने का। दूसरे शब्दों में, आप फ्रेम करेंगे अपने स्ट्रक्चर को एक तरह से और हर स्पॉट को नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। स्पॉन्सर नए लोगों को उनकी जगहों के हिसाब से अपनी सही जगह पर रखते रहेंगे। ये एक और बिल्कुल बेवकूफी भरा तरीका है बिजनेस करने का। ये बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। हाँ, और ये आखिरकार जरूर फेल होगा। आप एक बैलेंस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना चाहेंगे, एक पेड़ की तरह जिसकी टहनियां बाहर की तरफ बढ़ती हैं। आपको इसे नेचुरल तरीके से बढ़ने देना चाहिए। हर एक लाइन को भरने की जल्दबाजी मत कीजिए या इसे एक परफेक्ट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश मत कीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों में से कोई भी तरीका प्रभावशाली नहीं है। अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए आपके पास 2 लोअर मास्टर्स होने चाहिए आपके दोनों लेग्स पर। यह दरअसल बहुत स्मार्ट तरीका है काम करने का। उदाहरण के लिए, डायमंड मास्टर बनने के रास्ते पर आपके पास एक सेल्स मास्टर होना चाहिए यहां और एक और सेल्स मास्टर यहां। इस तरह आपके पास 2 सेल्स मास्टर्स होने चाहिए हर एक लेग में। यहां पर 2 सेल्स मास्टर्स लगाने की वजह से और वहां पर 2 सेल्स मास्टर्स लगाने की वजह से इस चीज का डर रहता है कि दोनों में से कोई एक निकल जाएगा। इसीलिए आपका लक्ष्य होना चाहिए यहां पर सबका अच्छे से ख्याल रखना। यहां पर जितने ज्यादा मास्टरशिप होल्डर्स होंगे उतना अच्छा है। यहां दरअसल आपको ऐसा करना चाहिए, 4 ऐसे अच्छे होने वाले लीडर्स को ढूंढिए अपने हर एक लाइन में और एक तरीका ढूंढे एक साथ सफलता हासिल करने का, और इस तरह से टीम वर्क को डेवलप कीजिए। इस लाइन के लिए भी यही बात है। जब ये सही तरीके से नीचे जा रहा है, आपको कोई यहां मिलेगा और आपको कोई यहां पर मिलेगा, जिससे कि आप अच्छी सी टीम बना सके। आपको एक दूसरे की तरफ एक अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि आप सब एक ही रास्ते से चलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।
इसका मतलब नहीं है कि आप बेफिक्र रहें और इन लोगों को यहाँ फेंक दें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। इस इंसान के अच्छा करने के लिए इसकी ये लाइन बहुत बढ़िया से यहाँ नीचे जानी चाहिए और वो लाइन वहां उसको भी नीचे जाना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप क्या करेंगे कि ताकि ये इंसान यहाँ और ये इंसान यहाँ सफल हो सके। आपको देखना होगा पूरे नेटवर्क को सूझबूझ के साथ इसको ढंग से चलाने के लिए। लेकिन एक बार जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, चीजें आपके लिए काफी कठिन हो सकती हैं। इस वक्त एटमी का सक्सेस सिस्टम काम आता है। आप सब कुछ खुद ही नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए हमारा सिस्टम। सक्सेस एकेडमी के साथ एक दिवसीय सेमिनार्स या सेंटर मीटिंग्स जो हर दिन होती है, आप उनको उस सेमिनार में ले जा सकते हैं जिसके लिए वो सफल हो पाएंगे आपके लिए। बात सही है ना? Q&A ड्रीमी हानगिल पार्क के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर से आपको कुछ फायदा हुआ हो। अब सिर्फ 1 महीना रह गया है, वक्त सच में उड़ जाता है। उम्मीद है आपका क्वार्टर अच्छा जाएगा और नई एनर्जी के साथ आइए नए साल में दोबारा मिलेंगे।